नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चंस देखेंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा ट्रेंड होते हैं। और इस वीडियो की खासियत रहेगी कि मानचित्र के साथ आप सभी के अंदर एक बेहतरीन ज्ञान को हम संचारित कर सकें। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि दक्कन क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। हर बहन, हर भाई, हर शेर, हर शेरनी, एक ही बात याद रखना कि कंसंट्रेशन भंग नहीं होना चाहिए। वीडियो क्लिक किया है तो उद्देश्य भी पूरा होना चाहिए। देखिए, दक्कन क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि भारत में दक्कन क्षेत्र कौन सा है। तो अगर हम प्रायद्वीपीय भारत को देखें, यानी ये वाला जो पार्ट है ये दक्कन क्षेत्र कहलाता है, यानी दक्कन ट्रैप कहलाता है। अब इस पार्ट में कौन सी मृदा पाई जाती है तो आंसर होगा यानी ब्लैक सॉइल होगा। काली मृदा के क्षेत्र को हम कहते हैं दक्कन का क्षेत्र, यानी दक्कन, यहां पर दक्कन ट्रैक कहते हैं। साथ ही साथ आपसे हम कहना चाहेंगे, अगर भारत में सबसे ज्यादा मृदा पाई जाती है वो है एलुवियल सॉइल, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बी के साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। अब ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते हो कि काजीरंगा कहां पर है, मानस कहां पर है, या फिर मैं पूछ दूं कि भाई ये बहुत सिंपल सी बात है कि भाई अगर काजीरंगा पूछूंगा, पेरियार पूछूंगा तो बोलोगे सर केरल में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं गलती से ब्रह्मगिरी पूछ देता हूं तो बहुत सारे बच्चे फंसने वाले हैं। याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी जो पार्ट है वो है दोस्तों कर्नाटक का पार्ट है, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ, यानी हमें कर्नाटक मारना पड़ेगा। हम बी को लॉक करेंगे। कर्नाटक की राजधानी क्या है, कमेंट करके फटाफट बताइएगा। और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली कहां पर है, बेंगलोर में है। शांति घाटी, यानी अगर हम साइलेंट वैली पूछे तो कहां पर है, केरला में है। और फ्लावर्स वैली पूछे तो कहां पर है, उत्तराखंड में है। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 3 सोलर सिस्टम से लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह ऐसा है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। अब देखिए, यहां से बनते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। पहला तो आता है कि कम समय में लगाता है, नाम क्या है, कितने दिनों में लगाता है वो बताइए, साथ में क्यों लगाता है, रीजन क्या है, और चौथा क्वेश्चन ये बताइए कि सबसे ज्यादा समय में कौन लगाता है। ठीक है ना। तो दिमाग में आपको रखना है कि यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जो आप मरकरी की बात कर लेते हो तो ये बुध जो होता है ये सूर्य के समीप होता है, और जो सूर्य के जितना समीप होगा वो उतनी ही कम समय में क्या लगाएगा, उसकी परिक्रमा लगाएगा। और याद ये रखना है, जब पूछे बुध कितने दिनों में लगाता है, मात्र 88 दिनों में अपने परिक्रमा को पूरा कर लेता है। यह भी याद रखना है कि जो शुक्र और बुध एक ऐसे यहां पर प्लेनेट हैं जिनके कोई भी सैटेलाइट भी नहीं है। सोलर सिस्टम में 2 मात्र ऐसे हैं, शुक्र और बुध, जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है गाइस। इसलिए इसे छोटा ग्रह और हम कह सकते हैं यहां पर सबसे कम समय में लगाने वाला ग्रह कहा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहां पर है, यानी उसका नाम क्या है, यह बताना है आपको। फटाफट बता देना है दोस्तों। यहां पर आपको बताना है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो श्रृंखला है वो कौन सी है, किस महाद्वीप में है। तो आप जब हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सर एंडीज हो जाएगी क्या। जल्दी से कमेंट करेगा कि एंडीज कहां पर है। कमेंट करो फटाफट कि एंडीज कहां पर है। क्या साउथ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में है या दक्षिणी अमेरिका में है। यहां ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा एंडीज के साथ, यानी सबसे लंबी पर्वतमाला। आगे बढ़ेंगे मैप के साथ, क्वेश्चन नंबर 5। चैनल पर आए हैं नए तो सब्सक्राइब करें राष्ट्रहित में, क्योंकि यहां पर कभी भी आपको लॉस नहीं होने वाला है। मिलियंस बच्चे देश के देखते हैं और लाखों बच्चे प्रत्येक 6 महीने में अपने एग्जाम को क्रैक करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एटलस पर्वत, हम पूरे मानचित्र को एटलस कहते हैं, लेकिन एटलस पर्वत, एटलस माउंटेन भी किसी ना किसी कॉन्टिनेंट में स्थित है। तो उसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जाएगा अफ्रीका के साथ। अफ्रीका हमारा मानचित्र में ये रहा। अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप, अफ्रीका को कहा जाता है काला महाद्वीप, क्योंकि यहां पर शिक्षा का स्तर काफी डाउन है, अशिक्षा भरी पड़ी है। और याद रखिएगा, उत्थान के क्षेत्र में अफ्रीका इस समय देखा जा रहा है काफी डेवलप हो रहा है, जल्दी से डेवलप हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहां पर है, डेजर्ट कहां पर है, वो भी अफ्रीका में है, यानी हम पश्चिमी अफ्रीका में देख सकते हैं, जिसका नाम है सहारा डेजर्ट।
11 देशों में फैला हुआ है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? देखिए दोस्तों, भारत का प्राचीनतम राजवंश की अगर हम बात करें तो बच्चा बच्चा जानता है कि मौर्य, कहीं ना कहीं मौर्य वंश एक बेहतरीन वंश स्थापित हुआ था उसके समय का। और हम ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए के साथ लगाएंगे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, चाहे चाणक्य की बात करें, तो एक राज्य को स्थापित किया जिसका नाम हुआ मौर्य वंश। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को जो है प्रकाशित करता है? यानी ऐसा कौन सा विभाग, मंत्रालय या परिषद है, संस्थान है जो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था। यानी ऐसा कौन सा मंत्रालय है, परिषद है, संस्थान है जो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? दोस्तों है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय करता है। और याद रखना है, वित्त आयोग एक होता है, एक वित्त मंत्रालय होता है। एक वित्त आयोग संबंधित है वित्त मंत्रालय से। और याद रखना है कि अनुच्छेद आर्टिकल 280 के संदर्भ में यह कहा गया है कि भारत में एक वित्त आयोग होगा जिसकी नियुक्ति करेगा प्रेसिडेंट, करेगा भारत का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? क्वेश्चन कठिन है लेकिन भागना नहीं है, कायर भागते हैं दोस्तों। और याद रखना है, यू आर ब्रिलियंट, यू आर यूनिक। क्वेश्चन गलत होने का मतलब ये नहीं है कि आप में कोई बात नहीं है, आप में हर वो चीज़ है दोस्तों, क्योंकि हम हर रोज़ाना चीज़ों को हम सीखते हैं। इसलिए आप भी सीखते हैं, हम भी सीखते हैं, और पृथ्वी पर हर बच्चा सीखता है, व्यक्ति सीखता है और बुजुर्ग सीखता है। इसलिए अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। बढ़ते चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, माउंट कोसेस्कू हो जाएगा। यानी हम ऑप्शन नंबर बी लॉक करेंगे। ऑस्ट्रेलिया कहां पर है अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से दक्षिणी भाग में, यानी साउथ सिस्टम में, पूरे अर्थ के साउथ पोल पर अगर देखा जाए तो हमारा कहां पर है? हम कर्क रेखा की बात करें, मकर रेखा की बात करें तो इसके बीच से मकर रेखा गुजरती है। भारत यहां पर है, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। यहां पर अगर पूछा जाए कि द्वीपों वाला द्वीप कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि यह पूरी तरीके से चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि यहां पर क्या है, ऐसा कौन सा द्वीप है जहां पर ज्वालामुखी नहीं है, उसका भी आंसर ऑस्ट्रेलिया जाएगा। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जरा लॉक कीजिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है जरा बताइएगा, जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों याद रखना है कि जब भी हम पृथ्वी की बात करें, रोटेशन की बात करें, ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, तो हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाती है, न कि पूर्व से पश्चिम। तो ये वाला अगर आप लगा रहे हो गलत है, ये वाला लगा रहे हो तो सही है। पश्चिम से पूर्व आपको लगाना है। क्या? पश्चिम से पूर्व लगाना है। आंसर हमारा जाएगा दोस्तों ए जाएगा। और याद रखना है कि पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जिसको हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं, और इसका एकमात्र सैटेलाइट ये है जिसका नाम है दोस्तों मून कहा जाता है, चंद्रमा है। और चंद्रमा की बात करें तो यह जो दोस्तों कहा जाता है जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ था? जरा जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत उम्दा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ तो आंसर आएगा आपका लंदन आएगा या बंबई आएगा। तो आप कहोगे सर बी के साथ चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा कब हुआ था तो 1930 में हुआ था। क्या याद रखना है? 1930 में हुआ था, लंदन में हुआ था। और याद रखना है द्वितीय हुआ था 31 में और तृतीय हुआ था 32 में। 3 गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से किस राजवंश को खजुराहो स्मारकों के समूह समर्पित हैं? यानी ऐसा कौन सा राजवंश है जो खजुराहो से संबंधित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा, यानी चंदेल के साथ जाएगा। बताइए क्या चंदेल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, यानी 11 का सी हो जाएगा। आपने हमेशा पढ़ा है खजुराहो का संबंध चंदेल से रहा है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, यह वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों याद रखना है कि भारतीय संविधान बोले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब वित्त आयोग की हम बात करेंगे तो वित्त आयोग हमेशा अनुच्छेद आर्टिकल 280 यानी 280 के तहत आता है। और आपको यह भी याद रखना है कि इसकी जो नियुक्ति करता है वो 5 सदस्यीय टीमों के अनुसार अगर करें 5 लोगों की नियुक्ति करता है, भारत का प्रेसिडेंट करता है अनुच्छेद 280 के तहत। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, सुप्रसिद्ध गोबी मरुस्थल कहां पर है? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उम्दा प्रश्न है,
कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बच्चों ने गलत किया है। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए गोबी मरुस्थल कहां पर है, गोबी डेजर्ट कहां पर है, तो दो ऑप्शन आपको ढूंढने हैं, एक तो चाइना और एक आपका क्या, एक आपका मंगोलिया ढूंढना है। क्या ढूंढना है? मंगोलिया ढूंढना है। तो चाइना और मंगोलिया में हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए यह आपका रहा कहां पर, चाइना कहां पर है, ये चाइना रहा। दक्षिणी चाइना हम कह सकते हैं, उत्तरी चाइना। देखिए मैप को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, ये एक्चुअल में मंगोलिया है, ये चाइना है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए यहां पर ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला है उत्तरी चाइना और ये वाला है मंगोलिया, है दक्षिणी मंगोलिया। तो उत्तरी चाइना और दक्षिणी मंगोलिया में क्या है, स्थित है गोबी मरुस्थल। तो कभी भी अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं तो दोनों लगाने पड़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि ऑप्शन में दोनों होंगे जब तो एक साथ होंगे। जब अकेला होगा मंगोलिया तो चीन नहीं होगा, जब चीन होगा तो मंगोलिया नहीं होगा। ध्यान रखना है कि चीन मंगोलिया से ही आपको गोबी डेजर्ट को ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 14, चुकची सागर कहां पर स्थित है? चुकची सागर आपका स्थित है आर्कटिक महासागर की बात करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 कह रहा है पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप किसे कहा जाता है? पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है कि सबसे गर्म यानी जहां पर हम कह सकते हैं सूर्य लंबवत चमकता है, और सूर्य लंबवत चमकेगा तो हम उसको पार्ट का नाम देंगे अफ्रीका देंगे, और अफ्रीका हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। हमने आपसे कहा है कि अफ्रीका में काफी रेतीला इलाका है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट है। यहां पर इसका प्रमुख माना जाता है, पूरे गर्म क्षेत्र को प्रभावित करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अफ्रीका को काला महाद्वीप, अंध महाद्वीप मैं पहले बता चुका हूं। साथ ही साथ यहां पर अगर हम देखें तो अफ्रीका से क्या होती हैं कि तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, यानी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? चैनल को सब्सक्राइब करें। राष्ट्र हित में हर बहन, हर भाई, हर शेर, हर शेरनी बस यही कहना चाहेंगे, अपने ज्ञान के स्तर को कम मत होने देना। जिस दिन एग्जाम हो उस दिन एग्जाम को भी याद दिला देना कि वो तुम्हारे सामने दोबारा आए ना। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा जा रहा है कि भारत क्या है? तो भारत एक राज्यों का संघ है, लेकिन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल होगा फर्स्ट। दोस्तों आंसर जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश भारत में पहली जनसंख्या गणना यानी पहली जनसंख्या जो जनगणना है, हमारी इंडियन पॉपुलेशन का जो मेजरमेंट रखा गया था, हम किस तरीके से इसको मापेंगे, हम किस तरीके से यहां पर किस सन में मापेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि नंबरिंग करने के लिए 1872 हमने एक सन चुना और यहीं पर हुआ। कोई मुझे ये बताएगा कि 1872 में जो जनसंख्या जनगणना हुई थी वो किसके काल में हुई थी? उस समय भारत में कौन शासन कर रहा था, कौन था गवर्नर जनरल, किसने इसको जो है लागू किया था? आगे बढ़ेंगे 18 नंबर, किस देश में हरा सूर्य निकलता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारा जो आंसर चला जाएगा वो कुछ समय के लिए 5 से 10 सेकंड के लिए एक नॉर्वे पार्ट है दोस्तों। और याद रखना है नॉर्वे पार्ट में बहुत से लोगों को 5 से 6 सेकंड के लिए एक मिनिमम टाइम होता है, उतने ही समय के लिए हरा सूर्य अपना रंग बदलता है। दोस्तों आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहां पर अधिक वर्षा होती है? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन दो बनते हैं यहां से। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कोरोमंडल तट कहां पर है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है मालाबार तट कहां पर है, तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य से आता है या किस तट से आता है, और चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि अक्टूबर नवंबर के महीनों में वर्षा कहां पर होती है, और छठा क्वेश्चन ये बनता है कि शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है और कहां होती है। समझिएगा इस चीज को। देखिए ये वाला जो तट होता है ये हमेशा याद रखना, ये पश्चिमी तट कहलाता है, केरल वाला, और ये वाला जो तट होता है ये तमिलनाडु का तट होता है, ये कोरोमंडल तट यानी पूर्वी तट कहलाता है। अब आपको कभी नहीं भूलना है कि ये जो पूर्वी तट है ये कोरोमंडल तट कहलाता है, और जो पश्चिमी तट है ये मालाबार तट कहलाता है। यानी तमिलनाडु से जुड़ा हुआ जो तट है वो कोरोमंडल, और केरल से जुड़ा हुआ तट है जो मालाबार। क्लियर है? अब बात करते हैं कि दोस्तों जब भी मानसून इंटर करता है भारत में तो केरल से करता है, तो आंसर होगा केरल। तट पूछे तो मालाबार तट। जब क्वेश्चन में पूछे सर्दियों में वर्षा कहां पर होती है सबसे ज्यादा, तो सर्दियों में वर्षा होती है कोरोमंडल या तमिलनाडु या उड़ीसा क्षेत्र में। और जब क्वेश्चन में पूछा कि राज्य ना हो या अक्टूबर नवंबर, तो भाई ये भी तो सर्दी का ही महीना हुआ, तो हम ये कह सकते हैं सर्दी स्टार्ट होती है और फिर क्या होता है वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। तो यहां पर भी आंसर क्या होगा? तमिलनाडु होगा।
और तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है तो आप कोरोमंडल देखिएगा तो आंसर किसके साथ जाएगा, ए के साथ चला जाएगा। मेरी बात क्लियर है? याद रखना है अक्टूबर नवंबर, भाई जून जुलाई में पूरे भारत में होती वर्षा, और अक्टूबर नवंबर का मतलब है कि ये वाला तट हो गया, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। चपचार कूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो चपचार कूट जो त्योहार है दोस्तों, वो है दोस्तों मिजोरम की बात करेंगे। मिजोरम की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा है। मिजोरम की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया आप सभी से कि मिजोरम की कैपिटल क्या है। आगे बढ़ेंगे 21। किस इतिहासकार ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा था? यानी जो शिवाजी का पूरा राज्य था उसको डाकुओं वाला राज्य कहा था। आप सभी जानते हो शिवाजी जी सम्राट योद्धा थे और कहीं ना कहीं इसके आगे अकबर भी नतमस्तक थे। और याद रखना है दोस्तों, यहां राज्य को डाकू राज्य कहने वाला स्मिथ था। ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। 22। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों वृत्त गुजरते हैं? मतलब अगर कहा जाए पृथ्वी पर तीनों वृत्त का मतलब है कि 0 डिग्री, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा मकर रेखा का मतलब है 23.5 डिग्री यहां पर नॉर्थ में और ये 23.5 डिग्री यहां पर साउथ में। अब यहां पर अगर आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, तो यहां से आप सभी जानते हो, यहां से आप देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां से तीनों रेखाएं अगर गुजरती हैं वो है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका हमारा ये पार्ट रहा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 23 आपसे कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख करता है? जरा हमें लॉक करके बताइएगा फटाफट। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों और उम्मीद करेंगे यह क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। यह क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन है, गलत करेंगे तो फिर सीख जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें यहां पर अगर हम बात करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट आया था उसमें सेपरेशन की बात करी गई। सेपरेशन की बात करी गई बिटवीन किसके बीच में, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में। और आर्टिकल 50 कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथककरण का उल्लेख होगा भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 24। सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? लॉक कीजिएगा। सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? तो आप याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर जो है वो है नुब्रा घाटी में। और 24 का आंसर जाएगा हमारा बी के साथ। बहुत उम्दा। चैनल को लाइक जरूर करें क्योंकि हमें उत्साह मिलता है आपके देखने से और आपके प्यारे से कमेंट और प्यारे से लाइक से, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता है मेरे भाई। बस इतना याद रखना कि बहुत सारे टीचर भी विजिट करते हैं इस वीडियो पर कि बच्चे किस कैटेगरी के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी विजिट करते हैं कि वो भी समझते हैं कि आप किस कैटेगरी के हो, यानी हमारा और आपसे कितना जो है तगड़ा मुकाबला है। इसलिए आप सभी ब्रिलियंट हो और बेहतरीन तरीके से सब्सक्राइब करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन सलेक्शन होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे ना? बहुत उम्दा प्रकृति का पूरी तरीके से मॉक टेस्ट में लगवाता हूं। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आपका सिलेक्शन ना हो। समय भले ही लेता हूं, वीडियो को लेट लाने की कोशिश करता हूं, लेकिन जितना लाता हूं एनसीईआरटी वेस्ट होता है, सटीक होता है, विश्लेषण जबरदस्त होता है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? हिमालय का मूल भाग किससे बना है? चूना पत्थर हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर लगा लिया है, ग्रेनाइट के साथ आंसर चला जाएगा डी के साथ। 26 भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आंसर चला जाएगा क्या? सतलज नदी के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी के साथ। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? जल्दी से कमेंट करिएगा फटाफट। और नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक दिख रही होगी, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम छोड़ना नहीं है क्योंकि वहां से हमारे आपके दिल मिलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो दोस्तों याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लाख वक्स भी कहा जाता था। क्या जल्दी से बताओ, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता था या अलाउद्दीन खिलजी को? कमेंट करो फटाफट। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी के साथ। आगे बढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? भारत के अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है वो कौन सा हो जाएगा? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। इस समय सेवा क्षेत्र से ज़्यादा पैसा आ रहा है भारत को। ठीक है ना? आप सभी जानते हो, अगर देखा जाए तो सेवा क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा उन्नति है। सेवा क्षेत्र में अगर देखा जाए क्या क्या आता है? सेवा क्षेत्र में आ जाता है आपके जितने कुरियर पार्टनर होते हैं, जितने फ्लाइट से जुड़े हुए सिस्टम होते हैं, जितने ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़े हुए सिस्टम होते हैं, वो सारे सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है? अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। कृषि क्षेत्र का मेरुदंड है।
आगे बात करें 29, भारत के किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? शीतकालीन के दौरान उच्चतम वायुमंडल दाब, और ये उच्चतम वायुमंडल दाब कहाँ पर होगा? पार्ट होगा उत्तरी पार्ट। उत्तरी पार्ट में हमारा लेह है तो हमारा लेह ही होगा। जैसलमेर आपका यहाँ है, चेन्नई आपका यहाँ है, गुवाहाटी आपका असम में है। हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? लेह के साथ चला जाएगा, डी के साथ चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना? तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वप्रथम आर्य समाज ने अपना जो मुख्यालय है वो सबसे पहला स्थापित किया था। अच्छा ये बताओ, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, है ना? जल्दी से बताओ, सत्य शोधक समाज की ज्योतिबा फूले ने। तो ये स्थापनाएं करी। सर्वप्रथम आर्य समाज ने अपना मुख्यालय है, हेडक्वार्टर स्थापित करा था, वो है इलाहाबाद। इसको हम कहते हैं नए नाम से प्रयागराज। ठीक है, 30 क्वेश्चन के हिसाब से आप सभी ने यहां पर वीडियो को देखा है। लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हर शेरनी का दिल से धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपके स्वास्थ्य की कामना करता है, आपके बेहतर भविष्य की कामना करता है। आप देख रहे थे गुरुजी वर्ल्ड धीरज द्विवेदी के साथ एक बेहतरीन मॉक टेस्ट विद मैप के साथ। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। बेहतरीन क्वेश्चन से कभी समझौता नहीं हुआ है दोस्तों। और याद रखना है, अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेहनत चाहे थोड़ी करें लेकिन कंटिन्यू करें, क्योंकि चीज़ें रोकने से कोई समस्या का निदान नहीं होता है मेरे लाल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। लव यू गाइस।